वेलकम एवरीवन। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9 साइंस का 8 चैप्टर मोशन। और आगे सारे चैप्टर्स के वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे पीछे के फर्स्ट चैप्टर से, और आगे के भी जो चैप्टर्स हैं उनके वीडियो भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ इस तरह जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। In everyday life, we see some objects at the rest and the other in motion. हम अपने हर दिन मतलब हमारा रोज़मर्रा जो होता है उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में हैं और कुछ मोशन में हैं। जैसे कि बुक्स रखी हुई होती हैं टेबल पे और आपका फ़ैन है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम देखते ही रहते हैं। बेड है, हमारे रूम में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो बुक वो क्या है, रेस्ट में रहती है। फ़ैन जब रेस्ट में रहता है, कभी हम उसको ऑन कर देते हैं तो वो मोशन में हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हुई, फिश स्विम्स, मछली तैरती हुई, एंड ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज एंड द कार्स मूव। और जो ब्लड फ्लो होता रहता है वो भी मोशन में है, और जो कार मूव करती है वो भी मोशन में है। Atoms, molecule, planets, star and the galaxy are in all in the motion. Atoms जो अणु हैं, molecules, planets और star, galaxy, ये सब कुछ मोशन में रहते हैं। We often perceives an object to be in motion when its position changes with time. हम किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कह सकते हैं जब उसका जो एग्जैक्ट प्लेस का जो टाइम है, जो पोजीशन है, वो चेंज होता जाए टाइम के साथ, उसको हम मोशन में कहते हैं। हाउ एवर देयर आर सिचुएशंस वेयर द मोशन इज इन्फर्ड थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। For example, we infer the motion of the air by observing the movements of the dust and the movement of the leaf on and the ब्रांचेस ऑफ द ट्री। हम कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं जिन मूविंग चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, बस हम फील कर पाते हैं। जैसे कि हम एयर को फील कर पाते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल उड़ते हैं, मोशन ऑफ लीव्स होती हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्री अगर हिलती हैं तो हम ये पता कर पाते हैं कि जो हवा है वो चल रही है ना। लोग बाग देख के कहते हैं पेड़ को, अगर पेड़ हिलता रहे तो कहते हैं हवा चल रही है, अगर पेड़ नहीं हिलता है तो कहते हैं कि पत्तियाँ भी नहीं हिल रही हैं, तो हवा नहीं चल रही है। What causes the phenomena of the sunrise, sunset and changing of the seasons? और सनराइज, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीज़न को हम क्या कहते हैं? इज़ इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? क्या ये अर्थ के मोशन के कारण होता है? हाँ। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर ये सही है, वाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? तो हमें सीधे सीधे मोशन ऑफ अर्थ क्यों नहीं समझ में आता है? एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड द स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन। एक ही ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए कभी कभी मूविंग होता है और किसी अदर के लिए नॉन मूविंग होता है, मतलब किसी रुके हुए के लिए वो नॉन मूविंग है। फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस, आप एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पैसेंजर बस में चल रहा है। द रोड साइड ट्री अपीयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड, और रोड साइड की जो ट्री हैं वो पीछे जाती हुई दिखती हैं। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव्स द बस अलॉन्ग विद द पैसेंजर्स एज मूविंग। और है, अगर कोई आपका रोड साइड में कोई खड़ा हुआ है तो आपको पैसेंजर, मतलब कि जो बस है उसके साथ पैसेंजर भी जाते हुए लगते हैं। हाउ एवर अ पैसेंजर इन साइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट, जबकि जो अंदर बैठा हुआ है उसके लिए दूसरे यात्री भी लगते हैं कि वो रुके हुए हैं। वॉट डज दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? ये ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं? चलिए हम इसको विस्तार में समझते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन क्या कहते हैं। मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, कुछ मोशन कॉम्प्लेक्स होते हैं। सम ऑब्जेक्ट्स में मूव इन द स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक अ सर्कुलर पाथ। कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं और कुछ सर्कुलर पाथ में। सम में रोटेट एंड अ फ्यू में भी वाइब्रेट, और कुछ रोटेट करते हैं मतलब गोल गोल घूमते हैं, और कुछ वाइब्रेट करते हैं मतलब हिलते हैं। देयर आर में बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, और कभी कभी इन्हीं सब
कि एक साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि वो हिलता भी है, घूमता भी है, मूव भी करता है ना। In this chapter, we saw the first learn to describe the motion of object along the straight line. हम पहले इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम ये डिस्क्राइब कर पाएँ कि एक किसी का मोशन स्ट्रेट लाइन में कैसे होता है। We shall also learn this chapter to express such motion through the simple इक्वेशंस एंड द ग्राफ्स, और इन मोशंस को हम सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ के थ्रू समझेंगे। लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन, और उसके बाद हम सर्कुलर मोशन समझने के लिए कुछ और भी डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 1-2 चलिए देखते हैं। डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट द रेस्ट और इन मोशन। हम चलिए डिस्कस करते हैं कि क्लासरूम की जो वॉल है वो मूव कर रही है या स्टेबल है। तो इसके लिए आपको पता है कि उनकी जो ईंटें हैं वो एक साथ रुकी हुई हैं, तो वो किसी स्टेबल पर्सन के लिए स्टेबल है। लेकिन अगर कोई पर्सन जा रहा है वहीं पे, अगर साइड में आपके स्कूल के रोड हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो स्कूल की वॉल्स मूविंग दिखेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह की एक्टिविटी आप समझ सकते हैं। डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन क्या है। We describe the location of an object by the specifying a reference point. हम किसी रेफरेंस पॉइंट ले कर के और उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन को बताते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इन 2 किलोमीटर नॉर्थ। एक स्कूल है एक विलेज में जो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। वी हैव स्पेसिफाइड दैट द पोजीशन ऑफ द स्कूल विद द रिस्पेक्ट ऑफ द रेलवे स्टेशन। हमें स्कूल की पोजीशन रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में पता करनी है। इन दिस एग्जाम्पल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। इस एग्ज़ाम्पल में जो रेलवे स्टेशन है वो रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट वो होता है जहाँ से हम देख रहे हैं, है ना। जहाँ से देखा जा रहा है उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसी को फ्रेम भी कहते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब हम जहाँ से देख रहे हैं। We could have also chosen other reference point according to our convenience. हम अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे reference point को भी choose कर सकते हैं। Therefore, to describe the position of the object, we need to specify the reference point called the origin. और इसीलिए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए पहले बहुत ज़रूरी है कि हम उसके रेफरेंस पॉइंट को बताएं, मतलब जिसको हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कुछ ये टॉपिक समझ में आया होगा। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज़ द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। ये बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का मोशन है, मतलब कि सीधे एक रोड में चलते जाना। अगर आपको कभी कोई बोले कि इसकी दूरी कितनी है, तो वो डायरेक्ट आप काउंट भी कर पाएंगे। अगर रिंग रहेगा तो आप इतना काउंट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। हम पहले एक एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब करते हैं। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। आप कंसीडर करिए कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स जर्नी फ्रॉम ओ। जिस ऑब्जेक्ट ने अपनी जर्नी ओ से स्टार्ट की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कह रहे हैं। Let A, B and C represents the position of the different instants। और A, B, C का अलग अलग इंस्टेंट का पोजीशन आपको बताया गया है। At first the object moves through the C and B। जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है C से B तक and reaches A, और A में पहुंचता है। Then it moves back along the same path and reaches C and B। और फिर वो उल्टा उसी पाथ में आता है, सेम पाथ में, और C और B पर पहुंचता है। While the magnitude of the डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पे 35 है, डिस्प्लेसमेंट
किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब उसने सबसे कम दूरी कितनी तय की, मतलब कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस 35 इज़ नॉट इक्वल द पाथ लेंथ, मतलब कि पाथ लेंथ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर जो है उसने कितना चला है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कितनी कवर की है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो टोटल डिस्टेंस उसकी जो 85 है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 35 है। फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर द कोर्स ऑफ द मोशन में बी ज़ीरो। कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं कि कभी कभी जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो भी हो सकता है, बट द करेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो, और जो कवर डिस्टेंस होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। इफ़ वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रेवल बैक टू ज़ीरो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर करें, ये जो ऑब्जेक्ट ए पर पहुंच गया है ये ज़ीरो पर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया है। हाउ एवर द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस जर्नी इज़ ओ ए प्लस ए ओ, और इस जर्नी में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो ए ओ प्लस ओ ए है, तो इसका टोटल 60 + 60 इज इक्वल टू 120 किलोमीटर। दस टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, द डिस्टेंस एंड द टोटल path covered length is equal to OA plus AC is equal to 60 plus 35 is equal to 95 kilometer. This is the distance covered by an object. To describe the distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of the motion. हमें डिस्टेंस कवर्ड बताने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बताना पड़ता है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिस्टेंस की कितनी है। अभी तो हम इसकी डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं, लेकिन आगे हम इसकी डायरेक्शन भी बताएंगे, आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड बाय द स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज़। ऐसी कुछ ही आपको घटनाएं मिलेंगी जो स्पेसिफाई की जाती हैं, उनकी डायरेक्शन बिना बताए। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। द न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, जो नंबर वाली वैल्यू होती है, उसी को हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कहते हैं। फ्रॉम दिस example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? क्या आपने distance covered पता कर ली है? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object O to C through the A, and the shortest distance measured from the initial and final पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, लास्ट लाइन को अंडरलाइन, इसको जो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनीशन है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस measured from the initial to the final position of the object is known as the displacement। इसको हम displacement कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप shortest distance को displacement कहते हैं, ये अंडरलाइन कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिलेगी इस चैप्टर की। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।